हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू जीडी कॉन्सेप्ट। जीडी कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको जब टेंस पढ़ाऊंगा तो उस टेंस में मैं आपके लिए एक पावर पॉइंट पर लेकर आऊंगा। उसको मैं आपको इस तरीके से लेकर आऊंगा कि आपको दिक्कत नहीं आएगी और आसानी से चीज़ें समझ पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपका दिया हुआ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में अगर हम बात करें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कहा जाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कहा जाता है। राइट, ये बात क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट चलते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा। देखिए हम स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करें तो स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पर सब्जेक्ट और ये दिया इज एम आर प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर नेक्स्ट आगे कुछ आएगा तो क्या हो जाएगा अदर वर्ड। इज दैट क्लियर। हमको समझना है यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आपको समझना है आगे यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है। तो देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, इस बात को समझना। ऐसे सब्जेक्ट जिनमें एक ही पर्सन व्यक्ति या वस्तु की बात की जाती है उनको हम क्या कहते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट कहते हैं, सिंगुलर। ही, सी, इट और नेम, इन सभी को हम क्या कहते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट। इज दैट क्लियर। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट। आगे चलते हैं और आगे समझते हैं। आगे दिया हमको प्लूरल सब्जेक्ट। तो देखिए प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, यू, दे, वी और बहुत सारे नेम अगर हों तो वहां पर हम क्या बोल सकते हैं, बहुत सारे अगर नेम्स होते हैं तो उसको बोल सकते हैं हम क्या, प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब हिंदी में समझिए ऐसे सब्जेक्ट या ऐसा हम बोल सकते हैं जहां एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की बात की जाती है उनको हम प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं। अब यहां पे हमें समझना है कि हम क्या करेंगे, आई के साथ एम लगाएंगे और सिंगुलर अगर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। इज दैट क्लियर। यहां पर हम बात कर रहे हैं अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इज लगाएंगे और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आर लगाएंगे, और आई के साथ हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एम का यूज करेंगे। ये क्लियर है आपको। अगर ये क्लियर है तो देखिए आगे चलते हैं। हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस की हम बात करने वाले हैं। तो देखिए मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे बनाया है, आई एम राइटिंग। आई एम राइटिंग मतलब क्या होगा, मैं लिख रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, लिख रहा हूं। आई एम राइटिंग। राइट। नेक्स्ट अगला दिया है दे आर प्लेइंग। वे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। वे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग। राइट। तो यहां पर दिया हुआ है दे आर प्लेइंग। नेक्स्ट देखिए अगला दिया है ही इज वॉचिंग टीवी। वो क्या कर रहा है, टीवी देख रहा है। ही इज वॉचिंग टीवी। नेक्स्ट दिया हुआ यहां पर सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। वो क्या गा रही है, गाना गा रही है। नेक्स्ट देखिए आई एम रीडिंग। मैं क्या कर रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं। नेक्स्ट देखिए नेगेटिव सेंटेंस में हम बात करते हैं। जो सेंटेंस हमने अभी के अभी लिखे थे उन सभी को हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए नेगेटिव में क्या करना है, अपन को केवल नॉट यूज करना है। तो वो अफर्मेटिव से किस में चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव में चेंज हो जाएंगे। किस में चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव में। तो देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं आई एम नॉट राइटिंग, दे आर नॉट प्लेइंग, ही इज नॉट वॉचिंग टीवी, सी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, आई एम नॉट रीडिंग। हमने क्या किया, जितने भी सेंटेंस थे उनमें क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, तो वो क्या बन गए, नेगेटिव बन गए। अब इन्हीं सेंटेंस को अगर हम बात करें तो इनको हम इंटरोगेटिव में चेंज कर सकते हैं। तो देखिए इंटरोगेटिव में कैसे चेंज होंगे, इंटरोगेटिव में चेंज होंगे। पहला सेंटेंस है हमारा आई एम राइटिंग, को हमने क्या बनाया, एम आई राइटिंग। क्योंकि जब इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले आ जाती है। राइट। नेक्स्ट देखिए आर दे प्लेइंग। यहां पर क्या लिखा है आपने, आर दे प्लेइंग। नेक्स्ट देखिए इज ही वॉचिंग टीवी। हिज क्या लिखा है, इज ही वॉचिंग टीवी। हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके आ गए। इज द सिंगिंग अ सॉन्ग। राइट। इज द, राइट। यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ है, हमने इसका क्या लिखेंगे, इज सी सिंगिंग अ सॉन्ग। इसको करेक्ट कर लेना। फिफ्थ है एम आई रीडिंग। एम आई रीडिंग क्या बन गया, ये इंटरोगेटिव बन गए। तो मैंने आपको क्या बताया,
पहले मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस ली, अफर्मेटिव का मैंने क्या चेंज किया, नेगेटिव, और नेगेटिव सेंटेंस को हमने चेंज किया इंटरोगेटिव में। तो बहुत ही आसान था और आपने बचपन से ये पढ़े हैं, जब आप स्कूल लाइफ में थे तब से आपने पढ़े हैं, तो कोई ये बड़ी बात नहीं है। हम इसमें रूल्स पढ़ेंगे आगे कि कौन कौन से रूल्स हैं जो हमको परेशान करते हैं और उनमें हम ज़्यादातर भूल जाते हैं। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं अफर्मेटिव में। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, आई एम गोइंग टू भोपाल, राइट, आई एम गोइंग टू भोपाल। अगर मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस लिया और एक अफर्मेटिव लिया, इट इज रनिंग। अब मुझे इसको चेंज करना है इंटरोगेटिव नेगेटिव में। देखिए इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या होता है, इंटरोगेटिव नेगेटिव का मतलब होता है वो इंटरोगेटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, मतलब उसमें प्रश्न पूछने का भी काम करेगा और उसमें नकारात्मक बात भी करेगा, मतलब दोनों जब बातें की जाएंगी तो उसको बोलेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव। देखो यहाँ पे एम आई नॉट गोइंग टू भोपाल, यहाँ क्वेश्चन भी पूछ रहा है और नोट भी लगा है, तो लास्ट में क्या करना है आपको, क्वेश्चन मार्क ली लगा देना है। तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है यहाँ पर, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछने का भी काम कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, आरंट आई गोइंग टू भोपाल, इसी को अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, इज इट नॉट रेनिंग, इज इट नॉट रेनिंग, अगर ऐसा अगर दिया सेंटेंस तो इसको हम कैसे बना देंगे, इजंट इट रेनिंग या इज इट नॉट रेनिंग। हमने दोनों को किसमें चेंज किया, इंटरोगेटिव नेगेटिव में। किसमें चेंज किया, इंटरोगेटिव नेगेटिव में। ये बहुत ही बेसिक बातें हैं जिनके बारे में हम कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर। देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है, समझने की कोशिश करना। कॉन्सेप्ट नंबर 1, यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया है, ये आप समझ लीजिए, ये कॉन्सेप्ट दिया है, कॉन्सेप्ट 1। कॉन्सेप्ट कह रहा है ऐसे कार्य जो वर्तमान में जारी हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। किसके लिए प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, ही इज राइटिंग अ लेटर, मतलब वो पत्र लिख रहा है, बात कर रहा है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग की बात कर रहा है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग की बात कर रहा है, वो है पत्र लिख रहा है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग की बात कर रहा है। सेकंड सेंटेंस लिखा है, राज इज टीचिंग इन द क्लास, राज क्या करता है, कहाँ पढ़ाता है, टीचिंग इन क्लास, किस में पढ़ाता है, क्लास में पढ़ाता है। नेक्स्ट अगला सेंटेंस दिया हमें, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वो क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। इन सभी सेंटेंस में बात कर रहे हैं हम एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग के तक की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट दिया है, कुकू इज रीडिंग अ बुक, कुकू इज रीडिंग अ बुक, कुकू क्या कर रही है, बुक को पढ़ रही है, या हम बोल सकते हैं जॉन इज रीडिंग अ बुक, राइट। तो इस तरीके से कई सेंटेंस हम बना सकते हैं, राइट। नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है, देखिए ऐसे कार्यों हेतु भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं जिनमें एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग नहीं हो रहे हो, लेकिन रेगुलर प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हो। किसके बारे में बात कर रहे हो, रेगुलर प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हो। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ऐसे कार्य हेतु भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग नहीं हो रहे होते हैं, लेकिन रेगुलर प्रोसेस में लगातार हो रहे हैं। कैसे, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ही इज राइटिंग अ नॉवेल नाउअडेज, आजकल वो क्या लिख रहा है, क्या कर रहा है, ही इज राइटिंग अ नॉवेल नाउअडेज, आजकल वो नॉवेल लिख रहा है, राइट। नेक्स्ट है, सीता इज लर्निंग इंग्लिश ग्रामर नाउअडेज, सीता आजकल क्या कर रही है, इंग्लिश सीखने का काम कर रही है, इंग्लिश ग्रामर सीखने का काम कर रही हैं। नेक्स्ट सेंटेंस दिया है, आई एम सर्विंग इन दिस ऑफिस। देखिए आई एम सर्विंग इन दिस ऑफिस के बारे में अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, आई एम सर्विंग इन दिस ऑफिस, इस ऑफिस में मैं क्या करता हूँ, ठीक है, सर्विंग करता हूँ इन दिस ऑफिस। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, हरीश इज रीडिंग इन क्लास 12, हरीश किस में पढ़ रहा है, क्लास 12th में पढ़ने का काम कर रहा है, हरीश क्लास 12th में पढ़ रहा है, हरीश इज रीडिंग क्लास इन क्लास 12th, हरीश इज रीडिंग इन क्लास 12th। तो ये सभी बोल सकते हैं, रेगुलर प्रोसेस है, फिर भी हम इसमें क्या यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारा नियर फ्यूचर की अगर हम बात करें तो नियर फ्यूचर में भी हम किसका यूज कर सकते हैं, जब भी हम नियर फ्यूचर की बात करेंगे तो नियर फ्यूचर में भी संपन्न होने वाले प्लान्ड और अरेंज्ड एक्शन हेतु भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग किया जाता है। इस बात को समझने की कोशिश करना,
नियर फ्यूचर यानी नियर फ्यूचर में संपन्न होने वाले प्लान्ड और अरेंज एक्शन हेतु भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है समझते हैं। देखिए यहाँ पे हमें एक सेंटेंस दिया हुआ है, दे आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो। दे आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो। वो दिल्ली कब जा रहे हैं? कल जा रहे हैं। लेकिन प्लान्ड एक्शन के बारे में बात कर रहा है तो ऐसे टेंस को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रखते हैं। अगला देखिए, ही इज कमिंग टुमारो। वो कब आ रहा है? कल आ रहा है। ही इज कमिंग टुमारो कब आ रहा है? कल आ रहा है। वी आर मीटिंग टुडे इन द इवनिंग। वी आर मीटिंग टुडे इन द इवनिंग। हम कब मिल रहे हैं? हम मिल रहे हैं इवनिंग में। कब मिलेंगे? लेकिन मिलेंगे आज ही। नेक्स्ट अगला देखिए, सी इज कमिंग बाय 7 AM ट्रेन ऑन मंडे। सी इज कमिंग बाय 7 AM ट्रेन ऑन मंडे। याद रखें इस बात को, ये सभी प्लान्ड एक्शन को बता रहे थे, अरेंज्ड एक्शन के बारे में बात कर रहे थे। तो ऐसे टेंस को भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रख सकते हैं। ऐसे टेंस को भी हम किस में रख सकते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रख सकते हैं। इस बात को समझने की कोशिश करिए। अगले हम कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। देखिए, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको हमें देखकर ही समझ जाना है कि अगर ये शब्द दिए हैं तो वो टेंस कौन सा हो जाएगा आपका? सीधा सीधा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ऑलवेज, कंटिन्यूअली, कॉन्स्टेंटली, फॉरएवर के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग ऐसे कार्यों हेतु किया जाता है जो व्यक्ति की आदतन और दूसरों की इच्छा के विपरीत फ्रिक्वेंटली करता है। एक बार समझने की कोशिश करना, ये क्या कहना चाह रहा है? ये सभी जो शब्द हैं का प्रयोग ऐसे कार्य हेतु किया जाता है जो व्यक्ति आदतन दूसरों की इच्छा के विपरीत फ्रिक्वेंटली करता है। देखिए समझने की कोशिश करिए, क्या दिया हुआ है? सी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग। सी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग। वो हमेशा क्या करता रहता है? कंप्लेन करता रहता है। यू आर फॉरएवर फाइंडिंग फॉल्ट विद अदर्स। राइट, ये सभी जो वर्ड्स हैं जब भी आप देखेंगे, हिज वाइफ इज कंटिन्यूअली क्राइंग दीज डेज। His wife is continually crying these days. Right, now move on next. They are constantly disturbing us. They are constantly disturbing us. वो disturbing करते हैं constantly. Right, now move on next point. बहुत ही ज़्यादा very important. इसको मैं आपको बता दूं, अभी तक हमने जो पढ़ा था वो जनरली सभी टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन अभी हम जो पढ़ने वाले हैं ये सभी टीचर नहीं पढ़ाते हैं। जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में वो यहीं से बनते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से देखना है आपको। देखिए किस प्रकार से हम इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड दिए हैं आपको, लुक, रिसेंबल, सीम, अपीयर। ये वर्ब ऑफ अपीयरेंस इनको बोला जाता है। वर्ब ऑफ अपीयरेंस में हम कभी भी आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं, या हम इनको बोल सकते हैं स्टैटिव या डायनेमिक वर्ब। कुछ वर्ब का प्रयोग सामान्य स्थिति में कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं किया जाता है। इस तरह की वर्ब को स्टैटिव वर्ब भी कहा जाता है। स्टैटिव वर्ब का अर्थ होता है फिक्स्ड अर्थात स्थायी। इस तरह की वर्ब एक परमानेंट कार्य को लगातार बिना प्रयास के स्थायी रूप में होने वाले कार्य को व्यक्त करती है। इस तरह की वर्ब का प्रयोग कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं किया जाता है। याद रखना इस बात को, इस तरह की वर्ब का प्रयोग कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं किया जाता है। तो लुक मतलब तो आपको पता ही देखना होता है, रिसेंबल, सीम और अपीयर। रिसेंबल का मतलब होता है सदृश्य होना किसी भी चीज का, ठीक है, मेल खाना उसको बोलते हैं। बाकी सीम मतलब प्रतीत होना, अपीयर मतलब भी होता है प्रतीत होना। वर्ब ऑफ इमोशंस के बारे में अगर हम बात करें, वर्ब्स ऑफ इमोशंस जितने भी दिए हुए हैं इनमें भी हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे पहला वर्ड दिया वांट, डिजायर, विश, हेट, होप, लाइक, रिफ्यूज, बिलीव, डाउट, लोथ, माइंड, केयर, डिटेस्ट, अडोर, अप्रिशिएट, एडमायर, फियर, एक्सपेक्ट। जितने भी वर्ब्स ऑफ इमोशंस हैं इनमें भी हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं। याद रखिए इस बात को। वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, थिंक, सपोज, एग्री, कंसिडर, ट्रस्ट, रिमेंबर, फॉरगेट, नो, अंडरस्टैंड, परसीव, रियलाइज, रिकलेक्ट, इन सभी में भी हम वर्ब का प्रयोग यानी आईएनजी फॉर्म में नहीं करते हैं। आईएनजी फॉर्म में नहीं करते हैं, इस बात को याद रखिए। इनका प्रयोग आईएनजी फॉर्म में नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये जितने वर्ब होते हैं इनको स्टैटिक और डायनामिक वर्ब बोलते हैं, इनके साथ हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं। इस बात को याद रखिए। वर्ब ऑफ पोजीशंस भी होती हैं, जहाँ हम पोजीशंस के बारे में बात करते हैं, इनके साथ भी हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है,
तो ये सभी जितने भी वर्ड्स हमने, जितने भी वर्ब मैंने आपको बताई हैं, इनमें जनरली हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं। हम समझते हैं इन पे कुछ एग्जाम्पल जो कि कई बार एग्जाम में आए हुए हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट इनको गलत करते हैं, तो वो हमको समझना है कि हम कैसे गलत करते हैं और किस तरीके से उनको सही किया जा सकता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मैंने आपको इतना पढ़ा दिया है कि इससे एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाने वाला है, ये मेरी आपसे गारंटी है। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है। चलिए हम पढ़ते हैं आगे। तो मैं इनकरेक्ट आपको सेंटेंस देता जा रहा हूं। इन इनकरेक्ट सेंटेंस को आपको करना है सही। पहला सेंटेंस है वी आर सीइंग विथ आवर आईज, राइट। तो इसका जो सेंटेंस बनेगा वो क्या होगा, यहाँ पे आर सीइंग नहीं होगा, केवल क्या होगा, यहाँ पे समझने की कोशिश करना इस बात को। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट चल रहा है ये। तो देखिए यहाँ पे दिया है वी आर, तो आर नहीं लिखेंगे और यहाँ पर सीइंग नहीं होगा, केवल क्या लिखा जाएगा सी, क्योंकि इसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आर यू हियरिंग अ स्ट्रेंज नॉइज, आर यू हियरिंग अ स्ट्रेंज नॉइज। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं आर यू हियरिंग नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा डू यू हियर आएगा। मैं आर का यूज नहीं कर सकता हूँ और हियरिंग में नहीं लिख सकता हूँ। मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, हियर लिखना पड़ेगा। वी आर स्मेलिंग विथ अवर नॉइज, ठीक है, समझने नोज समझने की कोशिश करना। यहाँ पर स्मेलिंग शब्द मैं नहीं यूज कर सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा स्मेल। और अगर मैं स्मेलिंग नहीं लगाऊंगा तो आर भी नहीं लगा सकता, तो यहाँ पे लिखूंगा वी स्मेल विथ अवर नोज, वी स्मेल विथ अवर नोज। नेक्स्ट देखिए आई एम फीलिंग यू आर रॉन्ग। देखिए फीलिंग में आईएनजी का यूज नहीं कर सकते, एम भी नहीं आएगा और यहाँ फीलिंग नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे केवल आई फील। दे कॉपी इज टेस्टिंग बिटर। देखिए मैंने यहाँ पे क्या बोला, द कॉपी इज टेस्टिंग बिटर। मैं टेस्टिंग में टेस्टिंग नहीं लिखूंगा, इसको क्या लिखूंगा, यहाँ पे केवल टेस्ट लिखूंगा। इज दैट क्लियर। यहाँ पे क्या लिखूंगा, टेस्ट लिखूंगा। तो क्या लिखेंगे, द कॉपी टेस्ट बिटर। कॉपी कैसी है, कड़वी है, और इसको भी यहाँ पर काट दिया जाएगा। आई एम हेटिंग, हेटिंग भी नहीं होगा और ईटिंग नहीं होगा, एम नहीं होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, केवल हेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हेट लिखेंगे। आई एम हैविंग अ कार। देखिए यहाँ पर हैविंग नहीं लिखेंगे और एम भी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या आएगा आपका हैव का यूज करेंगे। आई हैव अ कार। आपने सेंटेंस जनरली आप पढ़ते हैं तो आपने सुना होगा, जो सेंटेंस है वो आपने सुना होगा आई हैव अ कार, लेकिन आपने ऐसा नहीं सुना होगा आई एम हैविंग अ कार। आई एम हैविंग अ कार सेंटेंस नहीं होगा, सही सेंटेंस क्या होगा, आई हैव अ कार। चलिए आई एम थिंकिंग, यहाँ पर दिया हुआ है आई एम थिंकिंग, तो देखिए आई एम थिंकिंग भी गलत होगा, यहाँ एम भी यूज नहीं करेंगे और थिंकिंग भी यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे सही सेंटेंस होगा आई थिंक, राइट। इसका सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई थिंक, आई थिंक। यहाँ पर आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसको ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाइए। जितना आप इसको फैलाओगे उतना हमारे समाज में, सोसाइटी में इसका फायदा मिलेगा और जिन लोगों तक शिक्षा पहुंचानी है वहां तक शिक्षा पहुंच पाएगी, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है लेकिन पढ़ना चाहते हैं। उन तक इसको पहुंचाइए जिससे वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअस कर सकें और अपना जो सपने हैं उनको पूरा कर सकें। आगे मिलेंगे हम। मैंने आपको यहां तक प्रैक्टिस कराया। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, तो आप क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा इसको 2 से 3 बार पढ़ लीजिए और ये जो वर्ब मैंने दिए हैं इनको हिंदी मीनिंग भी आप निकाल लीजिए। अगर आपको नहीं भी समझ में आए तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए और आपको कैसा लगा मेरा सेशन। अगर मजा आया तो कमेंट करिए, अगर मजा नहीं आया तो भी कमेंट करिए, बताइए कि क्या करना चाहिए जिससे आप सीख पाएं, आगे जा पाएं और अपने सपनों को पूरा कर सकें। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को मैंने जैसे पढ़ाया वैसे ही हर टेंस को मैं आपको पढ़ाऊंगा, ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। जय हिंद, जय भारत।